आई एम श्योर कि हर इंसान की लाइफ में ना 2 पिक्चर्स चल रही होती हैं। एक पिक्चर जिसमें वो कैरेक्टर पूरा क्लियर होता है कि उसकी लाइफ में उसे क्या करना है, वो अपनी लाइफ में स्टक फील नहीं कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक पिक्चर चल रही है जिसमें बंदे को पता ही नहीं है कि करना क्या है और वो अपनी लाइफ में बहुत ही स्टक फील करता है। लेकिन पता है, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे लोग नहीं दे पाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी, बहुत सारी जगहों पर घूमने के बाद भी, अच्छी डिग्री के बाद भी, अच्छे जॉब के बाद भी बस एक ही सवाल मन में गूंजता है कि मैं लाइफ में रुका हुआ फील कर रहा हूँ, मैं लाइफ में स्टक फील कर रहा हूँ। एंड गाइस, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, भले ही आप टीनेज में हो या फिर अपने अर्ली 20s में हो या फिर अर्ली 30s में हो, ये वीडियो बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो इंसाइट्स लेकर आया हूँ वो लास्ट के कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, उसके बेसिस पर लेकर आया हूँ। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको इस इंपॉर्टेंट और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में स्टक क्यों फील कर रहे हो। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके लिए मैं गीता पर हाथ रख के भी कह सकता हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें तब हो जाती हैं जब हम उसको बाइफरकेट कर दें। इसलिए इस वीडियो को मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। 6, जिसमें से पहला चैप्टर है द इल्यूजन ऑफ डिस्कवरी। देखो, स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद जब हम इंटर्नशिप करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, नए दोस्तों को बनाने लगते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को डिस्कवर कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता था। मेरे फादर आर्मी में थे तो मैंने बहुत सारी सिटीज घूमी। उसके बाद जब मैं यूट्यूब करने लगा तो भी मैंने बहुत सारी सिटीज घूमी इवेंट्स के चक्कर में। बहुत सारे लोगों से मिला, बिजनेस आइडियाज शेयर किए। मेरे ब्रेकअप के बाद काफी सारी लड़कियों से भी मिला। कुछ लड़कियां बहुत अच्छी थी और कुछ लड़कियां बहुत ही अजीब थी। और पता है, इन सारे ही प्रोसेस में मुझे लग रहा था कि मैं खुद को डिस्कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं इस फैक्ट से भाग रहा था और मैक्सिमम लोग इस फैक्ट से भागते हैं और वो फैक्ट है खुद को जानने से। बेसिकली जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करता है ना, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, वो फिजिकली तो मूव ऑन कर रहा है लेकिन इमोशनली, मेंटली वो एक जगह पर स्टक है। मुझे नहीं पता था कि लाइफ नाम की चीज में कुछ स्टेजेस होते हैं और ये जो स्टेजेस होते हैं ना, ये 4 होते हैं, जिसमें से मैं सेकंड स्टेज पर अटका हुआ था। कैसे, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में जानोगे। एंड आई एम डैम श्योर कि आप भी अपनी लाइफ में इन्हीं 4 में से एक स्टेज में पक्का फंसे होगे। और आप इन 4 में से जिस भी स्टेज में फंसे हो ना, वही डिफाइन करता है सब कुछ। आपके गोल्स क्या होंगे, आपके सपने क्या रहेंगे और आपके वो कौन से स्ट्रगल्स हैं जो आप बार बार फेस करते हो लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 से एंड स्टेज 1 से, द कॉपी कैट। स्टेज 1 को हम नाम देते हैं मॉन्की एंड कैट वाली स्टेज। मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी हो गई है और शादी के बाद वो कहता है कि भाई, एक दिन मैं वैकेशन पे गया था और वैकेशन पे जब मेरी आंख खुली ना रेस्ट करते हुए, तो मेरे सामने एक लड़की थी, एक लड़की जिससे मैंने शादी कर ली थी। बट मैं उससे प्यार नहीं करता था। मुझे अब उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जो जॉब भी कर रहा हूँ ना, मुझे वो जॉब पसंद नहीं है। और जब उसने अपना ये मोमेंट मुझसे शेयर किया ना, तब मुझे पता चला कि ये लाइफ की एक कॉपी कैट स्टेज थी। देखो, सबकी लाइफ में स्टेज 1 आता है। स्टेज 1 जिसमें समाज हमें बताता है कि क्या करना है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि क्या करना है, और जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफाइंड है, भले ही आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, भले ही आपको डांसिंग में इंटरेस्ट हो, लेकिन आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट ही जाता है। और एक बार वो सब्जेक्ट छूटा तो आगे जाके शायद दोबारा मौका भी नहीं मिलता है। अब इस चीज का एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुका हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर के स्कूल में उन्हें खेलने न दिया जाता और उन्हें सिर्फ गाने के लिए कहा जाता, तो क्या हमारे पास एक अच्छा क्रिकेटर होता? या फिर लता मंगेशकर को अगर गाने ना दिया जाता, उन्हें बस क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता, तो क्या हमारे पास एक अच्छी सिंगर होती? और ये जो कॉपी कैट स्टेज है ना, इसका नाम कॉपी कैट इसीलिए है क्योंकि इसमें हम वो कर रहे हैं जो समाज हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि डॉक्टर बनना जरूरी है, वो बता रहा है कि सामने वाले के अच्छे मार्क्स आए तो हमारे बेटे को भी लाना जरूरी है, वो बता रहा है कि तेरे दोस्त कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं तो तुझे भी बनना जरूरी है, वो बता रहा है कि सामने वाले का पैकेज 10 लाख रुपए हो चुका है, तेरा तो 10,000 पर मंथ है। ये सारी ही चीजें करने के बाद हम चाहे ना चाहे ऐसी चीजें करने लगते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं है लेकिन एक सोशल वैलिडेशन मिलता है। और एक वक्त आता है जब हो सकता है हम ये सब कुछ अचीव कर लें, लेकिन लाइफ की एक ऐसी स्टेज आती है, मे बी 30s, 40s, 50s, जब आंख खुलती है और रियलाइज होता है कि यार, हमने अपने डिसीजंस तो लिया ही नहीं। हम लाइफ लॉन्ग दूसरों के लिए जीते रहे, दूसरों के गोल्स को चेज करते रहे, दूसरों के वैलिडेशन के लिए सब कुछ करते रहे। और सच बताऊं, एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हो। मतलब उस वक्त तक जी हुजूरी कर करके आपकी वॉइस में इतनी नम्रता, इतनी सॉफ्टनेस, मतलब दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट अथॉरिटेटिव वॉइस खत्म हो जाती है, कमांडिंग वॉइस खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्ड नहीं किया है, आपने दूसरों को अपने आप को बिल्ड करने दिया है। देखो, स्टेज 1 सबकी लाइफ में आता है जब आप इस सोशल प्रेशर से गुजरते हो, जब आप इस एजुकेशनल प्रेशर से गुजरते हो, जब आप इस पीयर प्रेशर से गुजरते हो। और इन सारे ही प्रेशर के बेसिस पे आप एक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सबको मिक्स करके एक ऐसा एक्शन बनाओ, एक ऐसा गोल बनाओ, एक ऐसी हैबिट बनाओ जिसमें आपकी खुशी भी अलाइंड हो, जिसमें आगे जाके जब आप पीछे मुड़कर अपनी जर्नी को देखो तो प्राउड हो, न कि रिग्रेट। और इस चीज का एक सिंपल सा हिंट है, आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आप 50-60% भी खुश हो तो यू आर गोइंग इन अ राइट पाथ, लेकिन अगर आप 10% भी खुश नहीं हो जो आप कर रहे हो उससे,
आप जिसके साथ हो उससे भी बिल्कुल खुश नहीं हो, आप जिस फैमिली में हो, जिस फ्रेंड सर्कल में हो, जिस एम्प्लॉयमेंट सर्कल में हो, बिल्कुल अगर खुश नहीं हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप स्टेज 1 में ही फंस चुके हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं गया था ओडू कम्युनिटी डेज के इवेंट में और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस काफी यादगार था, क्योंकि इस एक्सपीरियंस में आप लोग भी हो। कैसे, इस मिनी ब्लॉग के जरिए समझाता हूँ। तो डे 1 में जब हम ओडू के इवेंट वेन्यू पर गए तो वहाँ पर सुबह का सबसे पहला सेशन खुद ओडू के फाउंडर फेबियन पेनकेर्स का था। इस सेशन में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से बिजनेस को स्केल करना सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाना है। जिसके बाद हमें अंश मेहरा और रणवीर अलाहाबादिया जैसे अमेजिंग फाउंडर्स को सुनने का मौका मिला। यहाँ पर ऑडियंस ने बहुत ही अमेजिंग से क्वेश्चंस पूछे और नेटवर्किंग, पार्टनर स्टॉल्स और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की और वो ये था कि यहाँ पर इतने सारे बिजनेसमैन इसीलिए आए थे क्योंकि ये ओडू के इवेंट से ज्यादा एक सोल्यूशन था। देखो, आज के स्टार्टअप सिस्टम में 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है अपने ऑपरेशंस को ओल्ड स्कूल तरीके से मैनेज करना। एनरोज के स्प्रेडशीट्स, इनवॉइसेस, रिक्रूटमेंट टूल एंड HR एप्स सब अलग अलग स्कैटर्ड हैं, जिससे बिजनेस के जो फाउंडर है वो अपना आधा टाइम ग्रोथ पर फोकस करने की जगह इन सबको मैनेज करने में ही निकाल देते हैं। लेकिन ओडू इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक ऑल इन वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ CRM, इनवॉइसिंग, सेल्स, HR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, इवन वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स क्रिएशन सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में कनेक्टेड होता है। मतलब अगर आपको ओडू में एक इनवॉइस रेज करना है तो वो सेल्स और अकाउंटिंग दोनों में ही अपडेट हो जाता है। उसके बाद अगर आपने एक ई-कॉमर्स साइट बनाई तो वो आपके CRM एंड इन्वेंट्री के साथ ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। और मुझे पर्सनली ओडू का CRM और इनवॉइसिंग सबसे बढ़िया लगा और इसे मैं खुद अपनी टीम में यूज भी करता हूँ। इससे पेमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाती है, टीम के रिकॉर्ड्स एकदम ऑर्गेनाइज रहते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको अपने बिजनेस पर कंट्रोल एंड क्लैरिटी मिलती है। ओडू के इन सारे इंटरेस्टिंग सेशंस के बाद अब था एक इमोशनल मोमेंट, क्योंकि इस इवेंट के बाद जैसे ही मैं बाहर आया मैं मिला आप लोगों से और जिस रिस्पेक्ट और होमली वाइब के साथ आप लोग मुझसे मिल रहे थे, मुझसे सेल्फीज ले रहे थे, मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मेरे कंटेंट ने आपकी लाइफ में चेंज लाया, वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मुझे बहुत खुशी भी हुई लेकिन इमोशनल भी फील हुआ और मुझे ये भी फील हुआ कि मैं लोगों की लाइफ में चेंज ला रहा हूँ, जस्ट लाइक ओडू। और ये जो चेंज मैं आपकी लाइफ में ला रहा हूँ वही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जिन क्रिएटर्स को मैं स्क्रीन पे देखता था आज मैं उनके साथ सेम रूम और सेम सीट शेयर कर रहा था। इसीलिए दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आपका कोई बिजनेस है या फिर बिजनेस बनाना चाहते हो तो ओडू को मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक नाउ। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। इसके बाद आता है स्टेज 2 यानी द एक्सप्लोरर स्टेज। और ये जो एक्सप्लोरर स्टेज होती है ना, यही फर्स्ट स्टेज के बाद आती है जब आप फर्स्ट स्टेज से लड़ लेते हो और इस स्टेज में आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। देखो, ये वो फेज है जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, नए डिसीजंस लेते हो, नए एक्सपीरियंस को ट्राई करना चाहते हो और समझने की कोशिश करते हो कि एग्जैक्टली में आप हो कौन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था उससे रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत ही जगह पर ये मास्टरपीस वाला वर्ड देखा होगा, बहुत सारे कमेंट्स करता हूं मैं। इनफैक्ट अपनी कम्युनिटी को भी मैं मास्टरपीस कम्युनिटी ही कहता हूं। ये जो मास्टरपीस वर्ड है ना, इसके पीछे एक स्टोरी है और ये स्टोरी वही है मैं कौन हूं जानने वाली स्टोरी। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो अंकुर वारिकू की मैंने एक लाइन सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अगर आपको अपना नया अवतार बनाना है तो आपको अपने पुराने अवतार को मार देना पड़ेगा। पुराने अवतार को मार देना पड़ेगा मतलब जिस चीज से आपके पुराने अवतार को डर लगता था, जिस चीज से पुराना वाला अवतार अनकंफर्टेबल फील करता था, जिस दिन आप वो सारी ही चीजें खत्म कर दोगे आपका पुराना वर्जन खत्म हो जाएगा। और मेरे ब्रेकअप के बाद मेरा बहुत ही डाउनफॉल टाइम चल रहा था। हालांकि मेरी वीडियोस रेगुलरली आ रही थी बट डीप डाउन एक शैलोनेस फील होती थी, मैं खुद को खो चुका था। इसलिए उस अंकुर वारिकू के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए मैं जाता हूँ ऋषिकेश। और क्योंकि मुझे लगता था हाइट से डर, तो मैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट काम करता हूँ। मैं ऋषिकेश जाता हूँ, बंजी जंपिंग के लिए टिकट बुक कर लेता हूँ। तो हम अब जा रहे हैं बंजी जंपिंग। तू जाएगा? शायद मैं जाऊंगा। उसमें रिस्क था, मौत का रिस्क था, इतनी बड़ी हाइट थी और एग्जैक्ट वही चीज थी जिससे मैं बहुत डरता था। लेकिन मैं ऊपर तक गया और मैंने भैया को बोला कि भैया आप मुझे धक्का दे दो क्योंकि मैं ऐसे नहीं कूदूंगा। भैया ने मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गाली देते हुए गिरा हूँ भैया को और जब मैं गिर रहा हूँ तो मेरी आंखें बंद हो गई, पॉइंट ब्लैंक साइलेंस, कुछ नहीं दिख रहा था। और धीरे से मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ और जब मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ तो वो जो नजारा था लटकते हुए उस लंबी सी रोप से, वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। वो इतना सुंदर लग रहा था कि मेरे मुंह से एक वर्ड निकला और वो वर्ड था मास्टरपीस। एंड गाइस, यही रीजन है कि ये वर्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी कम्युनिटी का नाम मास्टरपीस है। मुझे कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर अच्छा लगता है तो वहां भी मैं उसको अप्रिशिएट करते हुए मास्टरपीस ही लिखता हूँ, बिकॉज इसी वर्ड से मेरे नए अवतार का जन्म हुआ है। और जो अविनाश बैठकर एक रूम में रोता था, आज वो अविनाश एक रूम में बैठकर मिलियंस ऑफ जिंदगीज को इम्पैक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे। और शायद यही रीजन है कि आप भी इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? तो ये एक रियल एग्जाम्पल था कि किस तरीके से हम अपने आप को
खोज सकते हैं, हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं। और ये चीजें आपको सोसाइटी नहीं बताएगी गाइस, ये चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये तो इंटरनल लेवल पे हो गया। और मॉनिटरी लेवल पे भी जो चीजें आपको पसंद है सोसाइटी से हटके, पेरेंट से हटके, अगर आप कैमरे उठाओगे, वीडियोस बनाने लगोगे, व्लॉग्स बनाने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, वो शुरू में नहीं समझेंगे अनटिल अनलेस आप कमाना शुरू करो। इसलिए मेरी यही राय है कि जब आप इस एक्सप्लोरर वाले फेज में आते हो ना, तो आप नए लोगों से मिलो, आप नए दोस्त बनाओ। आप धोखे खाओ, इट्स टोटली फाइन, लेकिन तब भी नए लोगों से मिलना जरूरी है। और पता है स्टेज 2 ना बहुत ही हाईली एडिक्टिव स्टेज होती है। और इसी स्टेज में जब आप आते हो ना, तो आपको अपनी लिमिटेशन, अपनी क्षमताएं और अपनी कैपेबिलिटीज सब समझ में आ जाती है। आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपको बताई गई थी समाज द्वारा, पीयर प्रेशर द्वारा, फैमिली द्वारा, वो पॉसिबल है क्योंकि आप वो कर सकते हो और आपको रोकने के लिए अभी कोई नहीं है। लेकिन ये जो स्टेज 2 है ना, ये बहुत खतरनाक भी है क्योंकि इसके अंदर एक सिंड्रोम आता है, वो है पीटर पैन सिंड्रोम। मतलब अगर आपने जल्दी ही अपने आप को नहीं ढूंढा, रिलेशनशिप में एक अच्छे पार्टनर को, पैसे के सेंस में एक ऐसी स्किल जो आपको स्टेबल जल्दी बना पाए, स्टेबल इन द सेंस कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप कमाने लगो। भारत में एक ठीक ठाक लाइफ बिताने के लिए आई बिलीव 1 से 2 लाख रुपए आपको कमाने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऊपर का तो कोई तोड़ नहीं है, आप जितना ऊपर कमा सकते हो उतना कमाओ, बट इतना कमाने लगो तो आप समझ सकते हो कि आपकी वो स्किल जो है वो स्टेज 2 वाली स्किल है, यानी द एक्सप्लोरर स्किल। उसके बाद एक्सप्लोर करते हुए आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं और उनके साथ सेट होना है। अगर वो बदतमीज हैं, वो आपके माइंडसेट से अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो चेंज करते रहो तब तक जब तक मिल ना जाए। लेकिन पहले 2 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। तीसरा वाला ना मिले, इट्स टोटली फाइन, आप अकेले रहो, सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये इतनी एडिक्टिव चीज होती है ना कि आपको मजा आने लगेगा, आपको नए लोगों से मिलने में मजा आने लगेगा, आपको ज्यादा लड़कियों को डेट करने में मजा आने लगेगा, जो कि आजकल के जो जुंजी जनरेशन है, आई मीन जेन जी जनरेशन है, वो इसी में फंसी रहती है। स्टेज 2 में वो मल्टीपल लोगों से डेट करते हैं, मल्टीपल फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन स्टेबल एक भी नहीं होता। वो मल्टीपल क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इंस्पिरेशनल एक भी नहीं होता। लेकिन अगर आप स्टेज 2 को समझ जाते हो और सब कुछ सेट कर लेते हो अपने आप के लिए, तो आप आते हो स्टेज 3 में। स्टेज 3 को कहते हैं द मार्टर स्टेज। चार्ल्स बुकॉस्की की एक मुझे लाइन याद आ रही है। उन्होंने बोला था कि फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू। स्टेज 3 वही है, अपनी लाइफ को एक चीज के लिए डेडिकेट कर देना, अपने रिलेशनशिप्स और मिशन को डबल डाउन करना, सारे ही अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को एकदम साइड कर देना। ये वो स्टेज है जहां पर जाते जाते आप बहुत मैच्योर हो चुके होते हो। आप जो बोलते हो उस चीज को आप पूरा करते हो, अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू करते हो, और एक क्लियर मिशन के साथ जिस भी गोल्स को आप डिसाइड कर लेते हो, उस गोल को आप अचीव करते हो, अपने सारे ही काम को कंप्लीट करते हो बेसिकली। अब जो स्टेज 3 है ना, वहां पर आना बहुत टफ है, लेकिन अगर एक बार आप इसमें आ जाते हो तो आप एक बहुत ही अलग लेवल के मैच्योर इंसान बन चुके होते हो। आप पैसे के बेसिस पे, रिलेशनशिप के बेसिस पे, अपने माइंड को कंट्रोल करने के बेसिस पे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बेसिस पे बहुत मैच्योर हो चुके होते हो। आप अपने गोल्स को लेकर इतने एम्बिशियस हो चुके होते हो कि आप सारे ही डिस्ट्रैक्शंस को इजीली इग्नोर कर पाते हो। लेकिन इस स्टेज की भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इसमें फंस जाते हैं, और वो है द एडिक्शन ऑफ एम्बिशन। इसकी वजह से लोग रिलेशनशिप में थोड़े डगमगाने लगते हैं, लोगों को टाइम देना बंद कर देते हैं। वो लोग जो आपका वेट कर रहे हैं, आप उन्हें वेट ही कराते रह जाते हो, और एक वक्त आता है जब बहुत लेट हो जाती है, स्पेशली आपके पेरेंट्स। इसलिए अपने एम्बिशन में इतना भी ज्यादा नहीं घुस जाना है कि वो इंसान जिसने आपको इस धरती पर लाया है, आपको इस काबिल बनाया है, उसे ही आप भूल जाओ। वेल लेट्स सपोज कि आप मास्टरपीस कम्युनिटी के मेंबर हो एंड आप इस स्टेज को भी पार कर लेते हो, तो आप आते हो स्टेज 4 पे, और इसे कहते हैं द मॉर्टल स्टेज। देखो स्टेज 4 ना बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज के आते आते तक आप एक चीज समझ जाते हो कि बहुत सारी चीजें लाइफ में पॉसिबल है, बहुत सारी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी चीज हुई अभी तक उन सब को आप लेट गो कर देते हो। आपके अंदर वाहियात की चीजों का गिल्ट नहीं होता है अब, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अभी तक वो सारे ही एक्शंस किए हैं जो आपने सोचे। आप वो सारे ही गोल्स को अचीव करने के रोड पर चल चुके हो जो आपने सोचे। आप अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हो स्टेज 3 पे आने तक, और जब आप ये सारी ही चीजों को ओवरकम कर लेते हो, तो आपको जाने से पहले एक लेजेंड क्रिएट करना है, एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। और लुटेरे मूवी के गाने की एक बहुत ही अमेजिंग सी लाइन है जो मैं अपनी जिंदगी में पर्सनली फॉलो करता हूँ, और वो लाइन है कि कब्र पे मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। और ये लाइन उसी चीज को डिफाइन कर रही है जो अभी राइट नाउ मैंने बताया था, जाने से पहले कुछ ऐसा काम करना जिसमें मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। गाइस, ये जो वीडियो है ये किसी एज ग्रुप को टारगेट नहीं करती है, ये लाइफ की स्टेज को टारगेट करती है। हर वो टीनेजर, हर वो 20s वाला बंदा, हर वो 30s वाला बंदा, हर 40s वाला बंदा, हर 50s वाला बंदा, यही लाइफ होती है 60s तक इनफैक्ट, जहां पे हम इन चारों स्टेजेस से गुजरते हैं। और ये स्टेज रिवर्स में होती रहती है, टीनेज में भी आएगी, 20s में भी आएगी, 30s में भी आएगी, 40s में भी आएगी। और हर बार जब आप इन चारों ही स्टेज से फिल्टर होकर आगे निकलते हो तो आप अपना एक नया अवतार बनते हो। बेसिकली स्टेज 4 में आपको कोई पर्पस बिल्ड नहीं करना है, उसे पास ऑन करना है,
लेट गो करना है और चैन से मर जाना है बेसिकली। लेकिन मरने से पहले आपने जो किया वो बहुत मैटर करता है, यानी बाकी के स्टेजेस। अब स्टेज 4 ये नहीं है कि आपके टीनेज में नहीं आएगा, आपके टीनेज में आएगा। लेट गो करना तो आएगा ही, मे बी रिलेशनशिप में, मे बी दोस्ती में आपको धोखे मिले, आप लेट गो करो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में हो जिसमें आपको पहले खुद को क्रिएट करना है कुछ, उसके बाद वो चीज आपको अपने जनरेशन में पास ऑन करनी है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जो भी आप हैबिट्स अभी करते हो ना, वो सारे ही आपके जेनेटिक रिकॉर्ड्स में बढ़िया से रिकॉर्ड हो रही है, आपके डीएनए में। आप सिगरेट पियो, आप दारू पियो, आप पॉर्न देखो, आप मास्टरबेट करो, आप फालतू के अल्कोहल वाहियात चीजें करते रहो, वो सब कुछ स्टोर हो रहा है। और बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना अगर आपका बेटा आगे जाके फ्यूचर में ये सारी ही चीजें करेगा, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। इसलिए मेक श्योर कि आप एक जेंटलमैन बंदे बन रहे हो, इन सारे स्टेजेस से फिल्टर होके एक मास्टरपीस वर्जन बन रहे हो, स्पेशली 2026 के आने से पहले। एंड कसम से जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, जितने भी शॉर्ट्स आते हैं इस चैनल पे, जितने भी कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, उन सब पे एंगेज हो, उन सब चीज़ों को देखो। और जब आप इन चीज़ों से ही सराउंडेड रहोगे ना, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से जो आपको और ज़्यादा निखारें, ना कि आपको और ज़्यादा डुबाए, तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने बेस्ट वर्जन ना बनो। बाय द वे, अगर आपको 2026 से पहले एज अ गाय ग्लो अप करना है, तो मैंने अपनी पूरी रूटीन, स्किन केयर से लेकर फिजिकल एक्टिविटीज से लेकर सब कुछ, डाइट वाइट सब कुछ अपनी ग्लो अप किट में मेंशन किया है। उसकी लिंक नीचे होगी, जाकर उसे चेकआउट जरूर करना। बाकी आई होप जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगेगी, तो लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई एक बार वापस से समराइज कर दिया करो। तो कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, जितनी भी मैंने स्टेजेस बताई, हर स्टेज का ट्रांजिशन या तो पेन, या तो लॉस, और या तो किसी एक्सट्रीम इवेंट से होता है। स्टेज 1 से निकलने के लिए अपने आप को ढूंढो और इस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं रख सकते। तभी तुम वो कर पाओगे जो तुम्हें करना है। स्टेज 2 से निकलने के लिए तुम्हें ये चीज माननी पड़ेगी कि तुम अपनी लाइफ में ना सब कुछ नहीं कर सकते, 10 नाव में पैर नहीं रख सकते। इसलिए प्रायोरिटीज चुनो और किसी एक चीज को करो, फिर नेक्स्ट चीज पे मूव करो। स्टेज 3 पर जब तुम जाओगे तो तुम मैच्योर हो चुके होगे, और तब तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी एनर्जी कितनी है, कितनी ज्यादा, और कुछ चीजों में कितनी लिमिटेड। इसीलिए तब वक्त आता है दूसरों को एम्पावर करने का, दूसरों को इंस्पायर करने का, दूसरों की हेल्प करने का। स्टेज 4 से निकलने के लिए तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि हर चीज इनएविटेबल है, मतलब जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का एक नियम है। और इस परिवर्तन को जो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, उसके अंदर उतनी ही जल्दी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। तुम्हें ये चीज भी समझना होगा कि इस धरती पर एक वक्त आएगा जब तुम्हारा इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा, इनफैक्ट फेड होने लगेगा, और तुम मिट्टी का पार्ट बन चुके होगे। लेकिन तब तक तुमने क्या चीज क्रिएट की है जो तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहे, वो बहुत मैटर करता है। और अल्टीमेटली ये जर्नी तुम्हारी है। तुम्हें चूज करना है कैसे लोगों के साथ रहना है, तुम्हें चूज करना है तुम्हें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, तुम्हें चूज करना है कि किसे खुश रखना है, किसको कैसे बैलेंस करना है, और एट देन तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कैसे मरना है। इसलिए आई होप कि ये वीडियो थोड़ी हो सकता है फिलोसॉफिकल लगी होगी, बट ये वीडियो एक एवरग्रीन वीडियो है। और आप अगर इस वीडियो को 2035 में भी देख रहे हो, 2050 में भी देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल रहने वाली है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि इस वीडियो को ना सेव करके रख लो अपनी किसी प्लेलिस्ट में, और हर साल, इनफैक्ट मे बी हर 6 मंथ पे इस वीडियो को देखना। आपकी लाइफ के हर एक स्टेज से निकलने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। बाकी एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने अपना ये चैनल बनाया है, मैंने अपना एक म्यूजिकल बैंड भी बनाया है जिसका नाम है अविवर्स। उसमें जाके हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने निकाले हैं। उसमें जाके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए भैया, जाके कमेंट वमेंट करिए कैसा लग रहा है गाना। देखो, बुरा भी लग रहा है तो आप बुरा कमेंट कर सकते हो, और अच्छा भी लग रहा है तो अच्छा भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जाने से पहले नीचे दिए गए लिंक्स को चेकआउट जरूर करना, आपकी हेल्प के लिए है। आई होप ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बाकी सारे ही वीडियो से काफी ज्यादा डिफरेंट थी, फिलोसॉफिकल थी, बहुत ज्यादा डीप थी। कुछ लोगों को बोरिंग लगी होगी, डिपेंड करेगा कि कितने व्यूज आएंगे, उसके हिसाब से मैं समझ जाऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कॉमेंट करके जाना, स्पेलिंग भी चेक हो जाएगी, फिलॉसफी, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी थोड़ी डीप वीडियोस आपको पसंद है, और मैं फ्यूचर में भी इस टाइप की डीप वीडियोस भी लाऊं जो लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेंगी। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगले